तो एक्चुअली यदि मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करता हूँ, बिटकॉइन की बात करता हूँ, तो जो क्रिप्टो करेंसी है, वो आपको पता होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है? यदि कोई भी थोड़ा बहुत भी टेक्निकल नॉलेज यदि किसी इंसान को है, तो ब्लॉकचेन का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन के ब्लॉक्स होते हैं। कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन होके, जैसे हम जो एनालॉग सिग्नल्स की बातें करते हैं, वो एनालॉग सिग्नल्स या डिजिटल सिग्नल्स एक कंटिन्यूटी में होते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्फॉर्मेशन के ब्लॉक्स होते हैं। हर किसी ब्लॉक का अलग से एन्क्रिप्शन होता है, और हर किसी एन्क्रिप्शन के बाद जब उस सिग्नल को भेजा जाता है, तो उसके बाद उसको डिक्रिप्ट करना बहुत टफ होता है। तो एक एन्क्रिप्शन होता है, एक डिक्रिप्शन होता है। जब आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी होती है, तो रिसीवर एंड पे डिक्रिप्ट होकर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो जो एन्क्रिप्शन किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि यदि बीच में किसी कोई इसको हैक करता है, तो रिकॉर्ड ना कर सके। तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन ब्लॉक्स में होती है, पूरे ब्लॉक की चेन होती है, तो हर एक ब्लॉक का अलग से एन्क्रिप्शन होता है। जब हर एक ब्लॉक का अलग से एन्क्रिप्शन होता है, तो यदि किसी एक ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन किसी पता भी चल जाए, एंटायर इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल पाती है। तो इस वजह से बहुत ही हाई सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन होते हैं बिटकॉइन के प्रोसेस के थ्रू। समझ पा रहे हो आप? यदि मान लो पूरे सिग्नल का एक एन्क्रिप्शन किया गया, पूरी इन्फॉर्मेशन का एक एन्क्रिप्शन किया गया, वो कोड यदि पता चल गया हैकर को, तो उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन ब्लॉक्स में होगी, छोटे छोटे ब्लॉक्स में, और हर एक ब्लॉक का एक अलग से एन्क्रिप्शन होगा, तो इन दैट सिचुएशन इट इज नॉट पॉसिबल कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर इसको डिक्रिप्ट किया जा सके। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, जिसके ऊपर की जितनी भी क्रिप्टो करेंसी वगैरह काम कर रही है, और भी बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी के अंदर लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया जाता है। तो ये तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का की बात हो गई कि क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो करेंसी क्रिएट की गई है, उसमें बहुत सारी करेंसियां हैं। बताते हैं कि थाउजेंड अभी क्रिप्टो करेंसियां चल रही है, उसमें से एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। बिटकॉइन अराउंड बताया जाता है कि 2009 के आसपास स्टार्ट हुई है। और इनके पीछे जिनको बताया जाता है, जिस आदमी का इनके पीछे हाथ बताया जाता है, वो बताया जाता है कि संतोषी नाकामोटो करके थे। अभी मैं 1 मिनट में रिवर्ट करता हूँ, 1 मिनट के लिए रुकना। ओके सर। एम आई ऑडिबल? यस सर। तो बताया जाता है कि संतोषी नाकामोटो करके थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया गया था बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को? जो कि क्रिप्टो करेंसी एक बड़ा पार्ट है, तो बिटकॉइन इसमें एक छोटा पार्ट है। और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी चल रही है, उसमें से बिटकॉइन एक पार्ट है जो काफी ज्यादा प्रोमिनेंस के अंदर है। तो बताते हैं, जब स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन, तो काफी कम इसकी वैल्यूएशन थी, लाइक $0.009 के आसपास। अभी नहीं सिक्सटी सर, थाउजेंड डॉलर के आसपास। मैंने कल सुना जी। है कि क्रिप्टो करेंसी में 33% इसमें लॉस हुआ है। इसका कारण क्या था? देखो, ये क्रिप्टो करेंसी काफी फ्रेजाइल करेंसी है। काफी ज्यादा मतलब इसको गवर्नमेंट बैकिंग वगैरह तो है नहीं। और जनरली क्या चलता है कि कहीं भी इंटरनेशनली कुछ भी होता है, मान लो कोई भी गवर्नमेंट कोई भी स्टेटमेंट निकालती है, कहीं का भी कोई बैंक या कोई मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई भी स्टेटमेंट निकालती है, तो एकदम से अप एंड डाउन हो जाते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। और इसके ये पूरा कंट्रोल होता है लाइक मार्केट के थ्रू, लाइक डिमांड कितनी है, उन सब चीजों के थ्रू इसकी पूरी कंट्रोलिंग होती है। प्राइस की काफी फ्रेजाइल है। अभी जैसे इंडिया में ही कभी फाइनेंस मिनिस्टर ने यदि बजट में स्टेटमेंट निकाल दी होती कि हम इसको बैन करने के लिए जा रहे हैं, तो उसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट जाता क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो और उसकी वैल्यू एकदम से डाउन हो जाती है। तो ये होता है जनरली, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनमें से कुछ फैक्टर्स ये भी है कि किसका कितना एक्सेप्टेंस इसको मिल रहा है। यदि कोई भी जितनी भी कंट्रीज है, बताते हैं कि लाइक 205 के आसपास कंट्री है वर्ल्ड वाइड, तो उन कंट्रीज में से किसी भी कंट्री में कोई मेजर कंट्री है, उसने यदि कोई स्टेटमेंट बोल दी, जैसे चाइना ने पूरी तरह से बैन किया हुआ है, अपने बैंकिंग सिस्टम में भी सब तरह से क्रिप्टो को बैन किया हुआ है। तो जब चाइनीज बैन लगा था, तब भी काफी एकदम से क्रिप्टो गिरा था। तो इस तरह से फ्लक्चुएशंस करता है मार्केट में, किस तरह के मतलब रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसके यहाँ पे। यदि कोई कंट्री बैन करती है, तो डाउन हो जाता है, कंट्री बैन हटाती है या फिर अलाउ करती है। जैसे इंडिया ने 30% टैक्स के साथ उसको अलाउ कर दिया है अभी राइट नाउ। बिटकॉइन को इंडिया के अंदर आपको जितना भी गेन होगा, जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन वगैरह के थ्रू, उसके ऊपर 30% आपको टैक्स पे करना है, उसके अलावा बचा हुआ आप रख सकते हो। तो ये मार्केट ड्रिवन होता है, मार्केट से डिसाइड होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। डिमांड वगैरह के फैक्टर्स तो होते ही हैं, उसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है, उनकी पॉलिसी वगैरह क्या है, क्या वो अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे भी कंट्रोल होता है ये। तो कुछ और पूछना है तो थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन और दे दो। तो बट ये बिटकॉइन होता है, क्यों लाया गया था बिटकॉइन? तो जैसे आपको पता है कि जो हमारी आरबीआई भारत सरकार जो आपको करेंसी देती है, तो आपको जैसे नॉट दे दिया, जैसे आपको रुपीज दे दिया, अभी रुपीज यदि आपको दे दिया है भारत सरकार ने, तो ये रुपीज जो होता है वो इन्फ्लेशन से कंट्रोल होता है। मतलब आरबीआई जैसा भी पॉलिसी लेके आएगा, लाइक सीआरआर कम करवाएगा, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई की होती है, रेपो रिवर्स रेपो को चेंज करेगा, तो उसके बिहाफ पे, उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन वगैरह चलता रहता है मार्केट के अंदर। और आपने काफी बार देखा होगा कि इन्फ्लेशन की वजह से, और जो हमारा परचेजिंग पावर होती है करेंसी की, वो कम हो जाती है। कि किसी इंसान के पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में आज जो परचेज कर सकता है, 2 साल बाद वो उतना परचेज नहीं कर पाएगा। बेचारे ने काफी मेहनत से अर्न किया, सेव किया, और सेव करके उसको रखता है, वो उसके बावजूद उसकी परचेजिंग पावर खत्म होती जाती है ऑटोमेटिकली। तो एक तरीके से गलत नहीं है। तो सर इसी को इसमें चैलेंज करने के लिए। बिटकॉइन ईथर जी। क्लोन था जो आपने पढ़ा था, तो इसमें बिटकॉइंस में जो प्रॉफिट था वो कितना परसेंट इसमें माना गया था? देखो, बिटकॉइन के अंदर बदलता रहता है। मैं बता रहा हूँ ना, स्टार्टिंग जब 2009 के अंदर हुई थी, तो इसकी वैल्यूएशन थी $0.009। आज देखा जाए बिटकॉइन को, तो 50-60 हजार के आसपास, डॉलर के आसपास है। तो बहुत ही नहीं ज्यादा सर, अमाउंट अभी में प्रॉफिट अपडेट हुआ को। है सर, अभी अपडेट हुआ है, कल परसों ही अपडेट हुआ था। अच्छा, कितना हो गया अभी? मुझे 1 महीने पहले का पता है, 1 2 महीने पहले का, तब सिक्सटी हाँ नहीं थाउजेंड के सर, आसपास था। मैंने अभी बिटकॉइन का पढ़ा था, इसमें बोल रहे हैं कि जो डॉलर था 0.17 से होकर के रुपए में बोले जाएंगे 12.51 के ऑलमोस्ट हो गया था। और जैसे ही इसमें क्या हुआ कि जैसे इंक्रीज हुआ तो ये लगभग इसमें बढ़ गया। डॉलर में हो गए 0.0035 के, और जैसे रुपए में देखेंगे तो 0.002588 के हुआ है।
तो इसमें बिटकॉइंस में इसमें क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। जो टोटल मिला ओके करके ओके डॉलर में 46,311 हुआ है, जो 35 लाख रुपए के अकॉर्डिंग हुआ है। ओके, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, 46,311 मतलब 46,000 के आसपास ना, $46,000 एक नहीं सर, बिटकॉइन का वैल्यूएशन। 43,000 के ऑलमोस्ट है सर। अच्छा। हाँ, तो 43 के आसपास, तो ये वो फिफ्टी परसों सिक्सटी से परसों डाउन। ही अपडेट आई है सर, परसों ही अपडेट आई है ये। और जो आज अपडेट ओके आई है उसमें बोला है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको ड्रॉप कर दिया गया है, इसका कारण भी बताया गया है। ओके, तो जो मेजर रीजन है, मेजर जो इशू है वो यही है कि कैसे डिसाइड होता है इसका वैल्यूएशन, तो इसमें सर, मैंने बता दिया। इसमें 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 बोला जाता है कि बाइनेंस होता है, वो ईटीएच होता है, वो कितना परसेंट माना गया था इसमें जो बढ़ोतरी की गई थी। देखो, वैसे हमें इन सब चीजों से इतना इतना मतलब नहीं रहता है। हमें कोर कंसेप्ट से मतलब होता है जो यूपीएससी एस्पिरेंट। तो उसमें हमको यही जानना है कि इसका बेसिक क्या है। तो अभी जो करंट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन चल रहे हैं उनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत नहीं है। हमें इसका बेसिस जानना है कि किस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये आया है, इसका बेसिस क्या है, कहाँ से इसका ऑरिजन हुआ, और ऑरिजन होने का रीजन क्या था, क्यों स्टार्ट किया गया बिटकॉइन को, क्यों क्रिप्टो करेंसी को स्टार्ट किया गया। तो इन सब चीजों पे फोकस करना होता है। वो तो अब जिनको ट्रेडिंग नहीं वगैरह सर, करनी है, जिन लोगों को। सर इसमें 10 फरवरी को है, इसमें अभी जारी किया गया था जो बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी फॉरेंस था, इसके लेटेस्ट अभी किया गया है कि इसमें 0.17 के में हुई है जो बढ़ोतरी हुई है। ओके ओके ओके। तो मैं आपको इसका कंसेप्ट बता रहा था कि बिटकॉइन क्यों आया था, स्टार्टिंग क्यों हुई थी बिटकॉइन की। तो मैंने बताया कि संतोषी नाकामोटो थे, तो 2007 के अंदर एक क्राइसिस आया था। जब भी क्राइसिस आता है, रिसेशन आता है, ठीक है, अमेरिकन मार्केट कोलैप्स हुआ था, तो जब भी रिसेशन आता है तो उसके बाद इन्फ्लेशन काफी ज्यादा तक बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन बाद में जब रिसेशन से रिकवरी होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ इन्फ्ले जाता है। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। अब ये भी चल रहा है कि चाइना में 54 पर जो 54 है ऐप है वो उनको क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया गया है। जो इसके थ्रू हुआ है इसके हाँ ऊपर इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसकी जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इसकी कीमतें में जो बढ़ोतरी हुई है, जो बताया जा रहा है कि जो ईटीएच टोलन माना गया है वो 31.4 के परसेंट के ऑलमोस्ट बढ़ोतरी हुई है, जो डॉलर में है 3.182 के ऑलमोस्ट हुआ है, जो 2,40,000 ओके रुपए के ऑलमोस्ट है। ओके। तो जो इसको लाने के पीछे का पर्पज रहा उस टाइम पे, तो जब इंसान कमा रहा है और कमा के सुरक्षित कर रहा है, बचा रहा है, और वो उसका परचेजिंग पावर कम होता जा रहा है, तो संतोषी नाकामोटो ने किया बोला कि ये सेंट्रल बैंक है, लाइक आरबीआई हो गया, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, ये सब कंट्रोल कर रहे हैं आपकी कमाए हुए पैसे को, आपकी परचेजिंग पावर को, कि आप कितना खरीद पाओगे कितना नहीं खरीद पाओगे। तो आप इन सबके बियॉन्ड जाके काम करते हैं, चलो हम इन सबको रोकते हैं और हम अपनी तरफ से करेंसी क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर की किसी का कंट्रोल नहीं होगा, जो कि डिसेंट्रलाइज होगी, जिसके ऊपर की किसी सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं होगा, पूरी नहीं तरह से सर, गवर्नमेंट इसमें होगी। इसमें जो बता रहा एक है ट्विटर में आया था कि जो एमसी डोनाल्ड है उसने, जो एलोन मस्क है, उसने जो डोनेशंस है जो क्रिप्टो करेंसी है वो बढ़ा दी गई थी, क्यों कारण था इसका? वो हमारे पॉइंट का रीजन, हमारी बात ही नहीं है ना, वो हमको पढ़ना ही नहीं है वो। आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ तो सर, क्रिप्टो करेंसी पे तो डेली अपडेटिंग आती है ना। नहीं तो डेली आती रहेगी, वो ट्रेडिंग जो लोग कर रहे हैं उनके काम का है वो। जिन लोगों को बिटकॉइन खरीदना है, जिनको बिटकॉइन बेचना है, इसमें तो इसमें उनके लिए वो बताया काम था का कि है। हाँ, जो रिजर्व बैंक है जो क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह इसमें पाबंदी लगाई गई है इसमें। हाँ हाँ, तो उससे फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। मैं तो इसके पीछे भी हाँ का बेसिक रीजन बता रहा हूँ, जो कि यूपीएससी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, एज ए क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिप्टो करेंसी क्यों आई, क्या रीजन रहा क्रिप्टो करेंसी के आने के पीछे, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और जो बिटकॉइन नहीं होता सर, है। सर मैंने आज के करंट में पढ़ा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर आज पाबंदी लगा दी गई है रिजर्व बैंक के द्वारा। कौन से रिजर्व बैंक के द्वारा? रिजर्व बैंक तो हर किसी आरबीआई के कंट्री का द्वारा, होता है। आरबीआई के द्वारा। अभी तो बजट के अंदर आया था कि जितने भी डिजिटल असेट्स है उसको अलाउ किया है। नहीं सर, अभी आज की सुप्रीम न्यूज कोर्ट ने में भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, आज की न्यूज में ही ये डाला गया है कि स्क्रीन क्रिप्टो स्क्रीन करेंसी। शॉट भेज दो, आप स्क्रीन शॉट भेज दो आप। ऐसा हो। ओके सर, ऐसी कोई आपकी न्यूज न्यूज आप लोगों को कौन सी पता है है? क्या? और लोगों को पता है ऐसा कुछ भी कि क्रिप्टो को बैन वगैरह कर दिया है आरबीआई ने, ऐसा कुछ आया है क्या खबर में? सर मैं डेली ही, मेरे बोला जाता है न्यूज एडिटोरियल बोला जाता है, क्योंकि मैं डेली न्यूज डालती हूँ। तो मुझे मालूम है कि आज की न्यूज में ये बोला गया है कि इसके ऊपर ड्रॉप लगा दिया गया है आरबीआई द्वारा। ओके, मैं सॉरी सर अपडेटेड नहीं हूँ इस आपका, चीज से। सॉरी सर आपका ये है क्या बोलते हैं, ये बंद है, साइन नहीं हो सकता है इसमें। अच्छा, ग्रुप बंद होगा, ओके ओके, कोई ना। ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं पढ़ लूंगा उस न्यूज को एक्चुअली में कि क्या इशू है उसका। किसी और को पता है कि क्रिप्टो के बारे में? तो क्रिप्टो बैन तो अभी मेरे को लगता नहीं है, वो तो आ जाता, मैं सुबह से ये देख तो रहा था चीजें, ऐसा होता तो कहीं ना कहीं तो अपडेट तो हो जाता। क्रिप्टो बैन नहीं होना सर, बहुत बड़ी बात देखिए है अब तक देखिए तो। सर, मैंने आपके पास भेजा है सर, देखिए। एक मिनट। तो ये तो बोला है पक्ष में है, केवल बोल रहा है ना आरबीआई, अभी आरबीआई जो है केवल बोल रहा है, किया नहीं है। ये लिखा हुआ है, आम बजट में क्रिप्टो करेंसी पर लगाने का प्रस्ताव, आबादी मुद्रा की वैधता को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। लेकिन मतलब इसमें अब 90% बोला जा रहा है, 90% इसमें बोला जा रहा है। हाँ, लेकिन अभी हुआ नहीं है बैन। बैन हो जाएगा तो काफी हंगामा मचेगा, छोटी मोटी बात नहीं है बैन होना। काफी वर्ल्ड, अभी इंडिया कर भी नहीं सकता है बैन। करेगा तो टुकड़ों में करेगा, ऐसे एकदम से नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत लोगों के पैसे लगे हुए हैं, पूरा मार्केट एकदम से काफी कोलैप्स हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को इसका ध्यान रखना पड़ता है, पहले ही बहुत सिस्टम कमजोर चल रहा है इंडिया का। ऐसे में यदि ऐसा और कर दिया गया तो और भी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से इसको अभी इतने, यदि किया भी जाएगा तो स्टेप्स में किया जाएगा, एकदम से ब्लैंकेट बैन नहीं किया जाएगा। अभी बस आरबीआई ने अपनी स्टेटमेंट ये दी है कि वो चाहता है कि ये बैन हो जाए। और कोई भी सेंट्रल बैंक ऐसा चाहेगा, कोई भी सेंट्रल बैंक ऐसा चाहेगा, क्योंकि आरबीआई का कंट्रोल नहीं है ना इसके ऊपर। ये डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज करेंसी नहीं है, आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं है ये।
हर सेंट्रल बैंक चाहेगा कि जिस करेंसी को वो रेगुलेट करता है वही फ्लरिश रहे, वही आगे बढ़े, और ऐसी करेंसियां ना हो, क्योंकि पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी रहती है ऐसी कंडीशन में। इस वजह से आप लोग समझ पा रहे हो, यदि आरबीआई का कंट्रोल ही नहीं होगा किसी करेंसी के ऊपर, और यदि आरबीआई का कंट्रोल उस पर नहीं होगा, तो ऐसी करेंसी को आरबीआई थोड़ी ना चाहेगा कि वो आगे बढ़े। ये तो पूरी तरह से लोगों के द्वारा ड्रिवन है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है ये। और यदि आरबीआई का कंट्रोल ही नहीं होगा तो आरबीआई क्यों चाहेगा कि वो करेंसी आगे बढ़े। संतोषी नाकामोटो जब लेके आए थे स्टार्टिंग में, तब उनका पर्पज भी यही था कि सेंट्रल बैंक जितने भी होते हैं, लाइक फेडरल बैंक, आरबीआई, सब कंट्रीज के सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं चीजों को, पैसों को, और उनसे उनकी वजह से पैसों की पावर वगैरह डाउन होती है, परचेजिंग पावर डाउन होती है उनकी पॉलिसीज की वजह से। तो ऐसा क्यों करने दिया जाए, लोग खुद ही अपना करेंसी को रेगुलाइज करें, खुद ही कंट्रोल करें, पूरा ओपन सिस्टम हो, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसको लाया गया एक्चुअली में स्टार्टिंग में ओके सर, बिटकॉइन एक को। क्वेश्चन है, वो है सीएसआर क्या है, जिसमें कॉर्पोरेट गिरावट दिख सोशल रही है, इकोनॉमिक्स में है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है सीएसआर। सीएसआर का एक नया प्रोविजन जोड़ा गया है, और इसमें यही किया जाता है कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनकी कुछ सोशल जिम्मेदारी भी है, तो उसके अंदर उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है सोशल वेलफेयर के अंदर। तो 2% लगता है, ये एक टैक्स होता है एक तरीके का कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका उपयोग किया जाता है लोगों को पढ़ाने में, मतलब अच्छी चीजों के अंदर, सोशल वेलफेयर के अंदर। तो इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर। अभी चला है, 6-7 साल हुए हैं, काफी लाइमलाइट में है अभी 6-7 साल ऐसा। नहीं हुए सर, आज ही अपडेट है। अरे तो चल तो पहले से ही रहा है, अपडेट तो डेली आते रहते हैं, आज अपडेट क्या है, पहले सर से इसमें चल रहा है, कोई आज से थोड़ी। डाटा चेंज कर दिए इसमें, जो 2020-21 का था वो 90% गिर गया है इसमें। हाँ तो वो तो गिरेगा ही ना, कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं हुआ है तो गिरेगा ही ना अपने आप, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो तो तब देंगे ना 2% जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ही नहीं हुआ है तो गिरना ही था। और आज का नहीं है, काफी पुराना है सीएसआर। पर अब तो 6% हो गया सर ये। अभी तो पहले लिखा होगा 2% उसमें, था। तो वो होगा नहीं, वो केवल सजेशंस होते हैं, हर अखबार में सजेशंस आते हैं, राय होती है, पूछा जाता है एक्सपर्ट से, तो वो बताते हैं, या किसी इंस्टीट्यूट से। वो होता नहीं है, होने के लिए बिल लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी का मन करेगा वो कर देगा, उसके लिए बिल लाना पड़ता है पार्लियामेंट के, इसलिए इस चीज के अंदर। अब जैसे आरबीआई ने भी बोला है कि ब्लैंक बैन कर दो, तो उसके लिए ऐसा थोड़ी ना है कि सीधा बैन हो जाएगा, उसके लिए इनको कुछ प्रोविजंस, कुछ नोटिफिकेशन, पर कुछ एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना। डाटा चेंज होते रहते हैं ना सर इसमें। वो तो होने ही है, तो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, चीजें तो बदलेंगी ना, कांस्टेंट चीजें ना रहेंगी, बदलती रहेंगी। और कोई क्वेश्चन कोविड है की करंट वजह से अफेयर भी का? इसमें चेंज हो गया है। मैंने बता तो दिया, कोविड की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, प्रॉफिट के 2% वो बेनिफिट के तौर पे, मतलब अच्छा, सीएसआर के तौर पे आता है। आज की न्यूज में आई थी कि जो 54 है चाइनीज ऐप, तो बैन क्यों लगा दिए गए थे? तो वो तो फिर मतलब कि चाइनीज के ऊपर क्रैकडाउन तो हर कोई कर रहा है, चाइनीज एक्सपोर्ट वगैरह को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही है, और स्पाइंग वगैरह की पॉसिबिलिटी भी रहती है, बताया जाता है कि चाइनीज कंपनियां काफी बार स्पाइंग करती है, जासूसी करती हैं, और इस तरीके की पॉसिबिलिटीज होती है। तो इस वजह से काफी बार उनको सस्पिशियस तरह से देखा जाता है, शक भरी नजरों से देखा जाता है, इसी वजह से बैन भी किया गया है। ओके। और कोई इशू? रिफ्ट क्या है? और कोई इशू पूछ रहा हूँ, इशू कोई और कोई क्वेश्चन हो? रिफ्ट क्या है, रिफ्ट? किसमें? अच्छा, इनसे चाइनीज, उससे चाइनीज ऐप से रिस्क बहुत सारा है, लाइक सिक्योरिटी के कंसर्न हो सकते हैं। पहली बात तो यदि स्पाइंग की जा रही है, लोगों की जासूसी की जा रही है, उनके डाटा को लीक किया जा रहा है, तो रिस्क हो सकता है इन फ्यूचर, तो स्पाइंग वगैरह का रिस्क हो सकता है। दूसरा, हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट होता है वो डाउन होता है इसकी वजह से, और जो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है चाइनीज मार्केट का बहुत ज्यादा, तो उसमें मतलब कि वो अलग तरीके से वो लोग खेल सकते हैं, और हमारे लिए वो खतरनाक हो सकता है इन फ्यूचर। हमारे ऊपर हेजिमनी बन सकती है चाइनीज कंपनीज की। हम एक तरीके से हमारे यहाँ का कंपटीशन, हमारी कंपनियों का जो 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 उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो डाउन हो सकता है। लाइक अभी जैसे ये जो शियोमी वगैरह जो कंपनियां हैं, मतलब मोबाइल कंपनियां भी चाइना की है, देख लेना उनके प्रोडक्ट इतने ज्यादा सेल होते हैं, तो इससे हमारे जो लोकल मार्केट में दिक्कत होने की संभावनाएं बनती है। हम्म, इस यहाँ पे मामला चल रहा है ना सर, उसका मामला क्या है, अभी उसका क्या सोल्यूशन हुआ? हिजाब का एक मामला है, हम जिस सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं, जिस पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता को इंडिया फॉलो करता है, सॉरी, वो जो होता है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। मतलब हमारे यहाँ पे आर्टिकल 25 के पार्ट 1 के अंदर बोला गया है, आर्टिकल 25 के पार्ट 1 के अंदर बोला गया है कि आपको अपने धर्म को आपके कंसाइंस के हिसाब से प्रोफेस प्रैक्टिस सब करने का अधिकार है। हमने कोई यूनिवर्सल सिविल कोड को नहीं अपनाया है, हम हमारे यहाँ पे जब तक कि कोई बड़ा मतलब कि लोगों को परेशानी ना हो रही हो, दिक्कत ना हो रही हो, तब तक मतलब आप अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने हिसाब से पहन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, आपके खुद के शादी विवाह के लॉ भी हो सकते हैं वगैरह वगैरह। हमने कोई कोड ऑफ कंडक्ट यूसीसी जैसा नहीं अपनाया है। तो उसमें क्या था कि कुछ लोग हिजाब पहन के गए थे, और वो लोग काफी टाइम से पहन के जा रहे थे। आज तक कभी इतना ज्यादा बोला नहीं गया था यूनिवर्सिटी वगैरह के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, कि आपको नहीं पहन के आना है या फिर ऐसे। एकदम से ही चीजें उभर के आई, और फिर कुछ लोग भगवा कपड़े पहन के आ गए, फिर उन्होंने बोला यदि ये हिजाब पहन के आएंगे तो हम भगवा पहन के आएंगे। तो फिर ये देखने में फिर थोड़ा सा मतलब कि माहौल गर्म होने लगा। तो फिर बाद में फाइनली अभी जो है वहाँ पे बैंक ने, कोर्ट ने बोला हुआ है, जब तक कि ये केस आगे जाता है फर्दर, तब तक आपको सभी विद्यालयों के अंदर एक कॉमन ड्रेस रखनी है, कोई भी हिजाब नहीं पहनेगा, कोई भगवा नहीं पहनेगा। तो इसका केस यही है कि हमारे इंडिया के अंदर लिबरल सेक्युलरिज्म है, हम बहुत ज्यादा टफ नहीं है अपने मतलब सेक्युलर हमारे लॉज को लेके, जो कॉड होते हैं उनको लेके, और हम अलाउ करते हैं लोगों की भाई तुम जब तक बड़ा नुकसान, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, तो अपने धर्म को आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो पहनना है पहन सकते हो जनरली, वगैरह वगैरह सब। जबकि यूरोप के अंदर बिल्कुल काफी कंट्रीज में, फ्रांस वगैरह में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, स्कूल के अंदर वही कपड़े पहन के जाने होते हैं जो स्कूल डिसाइड करता है, और कुछ नहीं पहन के जा सकते हो आप। तो वही था, तो वो इस तरीके का विवाद था। अब ये देखते हैं हम इन फ्यूचर क्या होता है, क्योंकि अभी तो ये विवाद बना हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, तो हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि
कि हम सभी लोगों को अलाउ करें उनकी प्रैक्टिस के हिसाब से कपड़े पहनने के लिए, सारी चीजें करने के लिए। लेकिन अब जिस तरह से सिचुएशंस बन रही हैं, तो जैसे हमारी खासियत भी है कि विविधता में एकता भारत की विशेषता, या विविधता में एकता हिंद की विशेषता, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो हमारी विशेषता है, तो वो हमारी खासियत है। और लेकिन अभी क्योंकि सोशल फैब्रिक जो होता है, सामंजस्य जो है समाज के अंदर, वो थोड़ा ब्रेक हो रहा है, तो इस वजह से इन फ्यूचर थोड़ा अब देखना पड़ेगा कि क्या हमको यूसीसी लाना चाहिए। यूसीसी का मतलब होता है फिर हर कोई इंसान सेम कोड ऑफ फॉलो करेगा, और हर शादी विवाह और जितने भी पब्लिक फंक्शन होते हैं उसमें सब इंसान सेम कोड फॉलो करेंगे, मतलब सबके लिए नियम समान होंगे, है ना, और सब लोग सेम नियम से चलेंगे, मतलब मानव को, ह्यूमैनिटी को, इंसान को ऊपर रखा जाएगा, रिलीजन सेकंड नंबर पे होगा। उसे बोलते हैं यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड। वो हमारी कंट्री में अब तक आया नहीं है। आर्टिकल 44 डीपीएसपी के अंदर उसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक उसका प्रोविजन लागू किया नहीं गया है। तो बस यही है, यही सेक्युलरिज्म है। यदि आपको इसके बारे में और जानना हो तो मेरा बायो जो है, मेरा जो बायो है टेलीग्राम पे, उस पर एक लिंक होगा, या तो लिंक ब्लू हो रहा होगा या फिर लिंक ब्लैक होगा, तो उसको कॉपी करके आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको सेक्युलरिज्म के ऊपर लेक्चर मिल जाएगा। मेरा पूरा एक चैनल है, उस पर आपको पूरा सेक्युलरिज्म के ऊपर पूरा लेक्चर मिल जाएगा, और बिटकॉइन के ऊपर भी मिल जाएगा, आप देख सकते हो वहाँ पे। ओके सर, थैंक यू। और कोई इशू, कोई भी करंट इशू, 2-3 साल, 1-2 साल से जो भी रहे हैं, आप पूछ सकते हो। कुछ नहीं, वैसे सर इकोनॉमिक्स में तो डेटा भरते रहते हैं, अभी तो क्रिप्टो करेंसी चल देखो, रहा है लेकिन सर, यदि तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको डेटा से ज्यादा मतलब नहीं रखना है। डेली डेली चीजें अपडेट होंगी, हाँ डेली सर, चीजें बदलेंगी। इसमें सबसे ज्यादा स्कीम है और ज्यादातर इंटरनेशनल रिलेशनशिप चलता है, हाँ, जैसे तो अब डेली चीन चीजें वगैरह पे बदलेंगी, चल लेकिन रहा है। आपको आपको कोर चीजें याद रखनी है। डेली चीजें बदलती रहेंगी, लेकिन आपको कोर चीजें याद रखनी है कि भाई कंसेप्ट क्या है। डाटा तो डेली बदलते रहेंगे, बजट के नए डाटा आ गए, इकोनॉमिक सर्वे के नए डाटा आ गए, ग्रोथ के डाटा आ गए, सीआरआर आ गया, एसएलआर आ गया, सी और आपका कैपिटल कंजर्वेशन बफर आ गया, आपका कार आ गया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वगैरह, अलग अलग चीजें बदलती रहेंगी, डाटा बदलते रहेंगे, लेकिन एक्चुअली में सीआरआर क्या है आपको ये याद रखना है। क्योंकि डाटा काम होके होते हैं एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन के अंदर और दूसरे पेपरों में, लेकिन यदि आपको यूपीएससी के लिए करना है तो आपको ये याद रखना होगा कि कार क्या है, एक्चुअल में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है क्या, सीआरआर क्या है, ठीक है, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, सरल तरलता अनुपात जिसे बोलते हैं वो क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी होंगी, तो इसमें आपको डाटा के साथ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको कोर कंसेप्ट देखना है चीज के पीछे का। जैसे अभी बिटकॉइन कितना हो गया, कितना कम हो गया, क्या नहीं हो गया, वो ज्यादा हमारे काम का नहीं है, वो लोग, उन लोगों के काम का है जो ट्रेडिंग करते हैं। हमें यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पे इतना पता होना चाहिए कि बिटकॉइन क्या है, क्यों आया, कैसे आया, किसने स्टार्ट किया, क्या कंसेप्ट है, किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, इस तरीके की चीजों का पता होना चाहिए, है ना। हाँ सर, इसमें तो ज्यादातर आप, स्कीम वगैरह ही आती हैं सर इसमें। अभी एडिटोरियल तो इसके हिजाब वगैरह पे चल रहा है, इसमें एडिटोरियल तो। रिजार्व का तो मैं आपको इशू बता दिया, कुछ नहीं है। आर्टिकल 25 का जो पार्ट 1 है, हमें ये बताता है कि हमें हमारे इंडिया के अंदर सभी को अपने हिसाब से अपने धर्म का और प्रचार प्रसार और उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार है। सर, तो अभी कोई दिक्कत वाली, यूक्रेन का भी तो चल रहा है ना सर, एक अभी मुद्दा चल रहा है यूक्रेन का भी। यूक्रेन का इशू भी मैं आपको बता देता हूँ। यूक्रेन का इशू क्या है, यूक्रेन को नाटो नाटो है एक तरफ, रशिया है, और यूक्रेन जो है ईस्टर्न यूरोप के अंदर आता है, मतलब पूर्वी यूरोप के अंदर यूक्रेन आता है। बॉर्डर शेयर करता है वो किससे, रशिया से। और यूक्रेन का ही पहले एक पार्ट हुआ करता था क्रीमिया, जिसको रशिया ने पहले हथिया लिया है। तो हो क्या रहा है, रिफ्ट क्या है, इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको जाना पड़ेगा। पहले दो होते थे, एक यूएसएसआर होता था, एक नाटो होता था, दो पावर ब्लॉक होते थे। हम्म। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया और यूएसएसआर से रशिया निकल के आ गया और बहुत सारे देश अलग हो गए, 13-14 देशों में वो टूट गया। उसी का एक पार्ट था ये यूक्रेन। अब नाटो ने अपने आप को उस टाइम पे प्रॉमिस किया, नाटो ने, कि हम अब अपना आगे एक्सटेंशन नहीं करेंगे, हम अपने आप पे रुक जाएंगे, आप वहां रुक जाओ, आपने यूएसएसआर को ब्रेक कर लिया है, बिल्कुल एकदम सिस्टम अच्छा हो गया है, सोशल हार्मनी बन गई है, अब आप इसको ब्रेक मत करो। लेकिन बाद में भी नाटो ने ऐसा एक प्रॉमिस हो गया था, उनके बीच में एग्रीमेंट एग्रीमेंट साइन हो गया था और इस तरह से चीजें हो गई थी। लेकिन नाटो फिर भी अपने आप को एक्सपेंड करता रहा, अपनी आइडियोलॉजी को भेजता रहा और एक्सटेंशन करता रहा, और कंट्रियां उसमें जुड़ती रही, और जो एक तरीके से एग्रीमेंट था वो ब्रीच होने लगा, ठीक है। तो रशिया ने, अब रशिया के साथ दिक्कत क्या हुई कि रशिया के पास, रशिया इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गया, रशिया के पास एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सेस नहीं बचा, क्योंकि रशिया का जो जो पूरा एरिया है वो फ्रीज है, वो जमा हुआ है, और उस तरफ उसको मिलता नहीं है। तो उसने पहले क्रीमिया को हथियाया इसी चक्कर में। उसको हथियाने के पीछे दो रीजन थे। एक तो रशिया को अपना जियो पॉलिटिक्स को मजबूत करना था, मतलब अपना एक्सपोर्ट करना था, तो साउथ मतलब ब्लैक सी का एक्सेस उसको चाहिए था, तो इस वजह से भी हथिया लिया। दूसरा, क्योंकि नाटो का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो रहा था पूर्वी एशिया, पूर्वी यूरोप के अंदर, तो रशिया को खतरा नजर आ रहा था अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर, कि भाई हमने तो हमारा तो मतलब कि एग्रीमेंट हुआ था कि नाटो अपने आप को और एक्सटेंड नहीं करेगा, या अपनी आइडियोलॉजी को और ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा, लेकिन अब तो ये तो बिल्कुल हमारी बॉर्डर तक आ गए हैं, अपने आप को एक्सपेंड करते हुए यूक्रेन तक कहीं पर इनका इन्फ्लुएंस हो गया है, तो रशिया को वो भी एक खतरनाक चीज लगी। तो इस वजह से रशिया अपने जो आसपास की बॉर्डर है उन कंट्रीज के ऊपर अपना प्रभुत्व बना के रखना चाहता है। यूक्रेन के अंदर रशियन पॉपुलेशन के लोग भी है, रशियन एथनिसिटी के लोग भी हैं, कुछ उनमें से भी लोग चाहते हैं कि यूक्रेन का मिल जाए रशिया के अंदर। तो ये कुल मिला के हेजीमनी की लड़ाई है, प्रभुत्व की लड़ाई है, ठीक है। और उसमें वो चाहते हैं कि वो यूक्रेन के ऊपर, अब रशिया ने बोला भी है कि यदि नाटो यूक्रेन के ऊपर, रशिया के ऊपर हमला कर देगा ऑन बिहाफ ऑफ यूक्रेन, तो रशिया नहीं जीत पाएगा। रशिया को ये भी पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया अपने अपने आसपास की चीजों को, मतलब उस इन्फ्लुएंस को रोके ना। तो रशिया को खुद का डर है। एक अंदर वाला रीजन ये भी है कि जो पुतिन है वहां पे, अभी इलेक्शन वगैरह का सिस्टम रहता है वहां पे, हालांकि वैसा इलेक्शन नहीं है, लेकिन अभी उनका इन्फ्लुएंस वहां पे कम होने लगा है। तो उनका इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए भी राष्ट्रीयता के तौर पे, नेशनलिज्म के तौर पे वो चीज को ले रहे हैं, और उस चक्कर में भी वो सब चीजें कर रहे हैं। तो यही है यूक्रेन का इशू। तो अभी बताया जा रहा है कि रशिया जो वॉर छेड़ सकता है कभी भी यूक्रेन के ऊपर, और हथिया सकता है, तो उसके ऊपर अलर्ट जारी है, उसकी वजह से मार्केट भी डाउन हो रहा है, और ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी उसकी वजह से असर आ रहे हैं, सब चीजें चल रही है। तो ये यूक्रेन का इशू है। हाँ सर, बिल्कुल। कोई और भी कुछ पूछना चाहेगा, शाश्वत या मिस्टर सिंह इंडिया, कोई भी इशू हो आपका?
तो हमने आज जो डिस्कस किया तो बिटकॉइन को कर लिया हमने, थोड़ा सा हिजाब के बारे में हमने थोड़ा जान लिया, ठीक है।